जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। मून टीवी के बजट पे खास कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव से पूर्व पूर्ण अंतिम बजट की क्या खासियत रही, कहां कमी रह गई, कहां कसर रह गई, इस पे हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। पहले हम आकांक्षाएं और दुश्चिंताओं पे बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं अर्थशास्त्रियों के साथ इसका विश्लेषण। सीए रितेश गुप्ता के साथ, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स आगरा शाखा के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही साथ सरकारी नीतियों और योजनाओं का विभिन्न मंचों पर आप उनको अवगत कराते रहे हैं, उचित मंचों पर। तो हम ये चर्चा सौंपते हैं सीए रितेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और जैसा अभी आपने रखा कि बजट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और पिछले बजट वाले दिन ही हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया था, और पिछले 2-3 दिन में और आर्थिक जगत में क्या इसमें विश्लेषण हो सकते थे, तो ऐसा एक आज बहुत अच्छा पैनल जो टैक्स की कैटेगरी में जिनको जो जीनियस हैं वो कुछ आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना जालान जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। उसके बाद में सुशील महेश्वरी जी, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट टैक्सेस में। मेरे साथ में हैं दीपेंद्र मोहन जी, जो आगरा के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नया नाम नहीं है और हर कोई इनको एज अ टैक्स एक्सपर्ट जानता है। और मेरे साथ में है आगरा शाखा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आगरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष दीपक खंडेलवाल जी, जो कि आज टैक्स एक्सपर्ट की भूमिका में हमारे साथ में हैं। तो हम बात करें, ये यदि हम देखें पूरे ओवरऑल बजट की बात करें, तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा है आम आदमी के लिए? मुझे लगता है कि जो सीनियर सिटीजन्स की गवर्नमेंट ने सेविंग स्कीम में जो 15 लाख रुपए से बढ़ा के 30 लाख रुपए जो कर दी गई है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सेफली अपना जो पैसा है उस स्कीम में रख सकते हैं, और उसका क्वार्टरली जो रिटर्न आता है वो उनको ऐसा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस अपने सीनियर सिटीजन की एज में वो उससे अपना एक्सपेंडिचर कर सके। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है सर, इसके अलावा जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान नीति के लिए सरकार जो लेके आई है कि आप 2 लाख तक की आप 2 साल के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर 7.5% का वो इंटरेस्ट रेट देंगी, और साथ में आप उसका प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छी लगी। और एक सरकार जो लेके आई है कि आपके जो पुराने शेयर्स और डिविडेंड्स हैं जो कि आप नहीं क्लेम कर पाए हैं, तो उसके लिए वो एक नया कोई एक पोर्टल लेके आएंगी जिनके के जरिए आप उनको क्लेम कर सकते हैं। यदि हम बात करें बजट की, तो वित्त मंत्री ने जो विकास दर का लक्ष्य रखा है वो 6% रखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बजट आया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएगा और जो टारगेट है उसे अचीव कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। आज की अगर हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो देखेंगे कि ज़्यादातर अर्थव्यवस्था जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इवन रिसेशन का माहौल है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि जिनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट्स हैं या बहुत स्लो ग्रोथ रेट्स हैं। ऐसे में भारत एक चमकता हुआ देश है जिसको 6% के लगभग अगर हम अचीव कर लेते हैं इस पर्टिकुलर माहौल के अंदर इस समय, तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छी बात यह भी है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो अंडर कंट्रोल 5.9% पे रखी गई है। तो ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी आज के माहौल को देखते हुए, जहाँ की दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्ट्रगल कर रही हैं। दीपेंद्र जी, यदि बात करें बजट की, तो क्या लगता है आपको कहाँ कसर बाकी रह गई? अगर ये ऐसा हुआ होता कुछ तो बहुत अच्छा होता। देखिए सर, बजट में हर साल हर जनमानस को कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि ऐसा और हो जाता तो अच्छा रहता। मेरी नज़र में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फर्म्स जैसे आगरा और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, अगर हम उनकी टैक्सेशन कंपनी से कंपेयर करें, कंपनी में उन्होंने टैक्सेशन
15%, 22% और मैक्सिमम 25% कर दिया, जहां अभी पार्टनरशिप फर्म्स में उन्होंने उसको 30% ही रखा है। तो एक वो एरिया था जिसमें पर्सनली मैं सोच रहा था कि कुछ रेट में बदलाव आएगा। प्लस जो कंपनीज़ के अंदर भी 25% का रेट है और 22% का रेट है, वहाँ भी सोचा गया था। पिछले 5 सालों में कहीं कोई चेंज नहीं आया है। ये सरकार की एक उपलब्धि है। जब सरकार शुरू में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम टैक्स रेट से टिंकरिंग नहीं करेंगे, बट वहाँ भी बदलाव आ सकता था क्योंकि यहाँ पे टैक्स बॉयंसी काफ़ी है। अगर आप देखेंगे इस साल भी 13 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कलेक्शन हो चुका है। तो जब रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो सरकार के पास एक रूम था टैक्स रेट्स को कम करने का, जो सरकार ने नहीं किया, शायद आगे करें। दीपक जी, यदि हम बात करें टैक्स स्लैब की बात करें तो क्या आपको लगता है जो 5 टैक्स स्लैब रखे गए हैं वो पर्याप्त हैं? मुझे कहीं ये दिखाई देता है 20 लाख वाले को भी उतना ही प्रतिशत टैक्स देना है कमाई वाले को, जितना 1 करोड़ जो कमाता है उसको भी उतना ही प्रतिशत देना है। देखिए, तो टैक्स की जहाँ तक बात करते हैं, स्लैब की बात करते हैं, तो टैक्स गवर्नमेंट ने चेंज किए, नए टैक्स रिजीम में चेंज किए, बट पुराने टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया। तो एक तो ये वाली बात है कि पुराने टैक्स रिजीम में कुछ ना कुछ स्लैब में चेंज होना चाहिए था। दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज यदि हम लास्ट ईयर्स का डेटा देखें तो मोस्ट ऑफ द फाइलर्स आर ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम। वो नए टैक्स रिजीम पे नहीं जा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही है लोगों को, बिकॉज उसमें जो स्कीम्स हैं, जो डिडक्शंस हैं, जो रिबेट्स हैं, जो 80C है, LIC प्रीमियम, PPF के डिपॉजिट्स पे जो छूट मिलती हैं एक असेसी को, वो नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। बट फिर भी आपने जब स्लैब की बात करी है तो ये शुरू से ही होता है। पुराने टैक्स स्लैब में भी यही था कि 10 लाख के बाद सबको एक ही तरीके का टैक्स देना होता था, चाहे वो उसकी इनकम 10 लाख हो या 10 करोड़ हो। तो नई टैक्स रिजीम में भी यही है, बट उन्होंने स्लैब कम करके इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में पहले न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती थी, वो देकर और स्लैब को 5 लाख से 7 लाख पर लाकर गवर्नमेंट हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू इंसेंटिवाइज दिस न्यू टैक्स रिजीम। जी दीपेन जी, एक सवाल क्योंकि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का चल रहा है, तो इसमें आपके हिसाब से अगर हमारे दर्शक इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आपका क्या टेक होगा इस पे कि एक इंडिविजुअल को कैसे चुनाव करना चाहिए? कि क्योंकि ओल्ड रिजीम भी चालू है, न्यू रिजीम भी चल रही है, डिफ़ॉल्ट रिजीम नई रिजीम को बोला गया है, तो ऐसे में चुनाव कैसे करना होगा कि मेरे लिए कौन सी रिजीम जो है उपयुक्त है? देखिए, इसमें सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास 2 प्रकार के एसएससी होते हैं। एक वो जो वेतन भोगी हैं, जिनका बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, और दूसरा वो सेट ऑफ एसएससीज हैं जिसका बिजनेस की इनकम है। तो जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है, उनके लिए सरकार ने स्विच ओवर करना हर साल फ्री रखा हुआ है। मीनिंग देयर बाय कि वो ओल्ड रिजीम और नई रिजीम दोनों में अपना टैक्स को कैलकुलेट कराएं अपने कंसल्टेंट से, और जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है, जिस साल जिसमें फ़ायदा है, उस रिजीम में चले जाएं, चाहे ओल्ड में चाहे नए में। ये तो हो गया जिनका नॉन बिजनेस इनकम है। जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए एक थोड़ा सा परेशानी वाला मुद्दा है ये, उनको चयन करना है। बिकॉज नॉन बिजनेस वाले को तो चयन करना ही नहीं है, उसको तो हर साल देखना है, जहाँ फ़ायदा हो रहा है वो वहाँ चला जाए। जो बिजनेस वाले हैं उनको ये चयन करना है कि मेरे को नई में जाना है कि पुराने में जाना है। वो अपने कैश फ्लोज या अपनी इनकम्स को 1-2 साल के लिए पॉपुलेट करें और उससे देखें कि नई में फ़ायदा है कि पुराने में फ़ायदा है, और जहां उन्हें फ़ायदा लगे उसको फिर कंटिन्यू करें। वो बेसिकली बिजनेस वाला वहां कंटिन्यू नहीं कर रहा जहां उसको डिडक्शंस कोई क्लेम कर रहा है। अगर वो डिडक्शंस वगैरह क्लेम नहीं कर रहा तो बिजनेस वाले भी न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। और आज आपके इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में सरकार पुरानी टैक्स रेजिम ख़त्म कर देगी, केवल नई टैक्स रेजिम रहेगी। इस साल उसका अंदेशा हमको इससे मिलता है कि उन्होंने ये कह दिया कि नई टैक्स रेजिम वुड बी द डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। जी सर। सुशील जी, ट्रस्ट और एनपीओस को लेके काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, तो इस पर एक आपकी तरफ से एक विश्लेषण का नीड है। जब से ये सरकार आई है और पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार
जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ या सारा संदर्भ है वो सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट का है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम हम नॉर्मली ये मान के चलते थे, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टैक्सेशन था, कि वो एग्जेम्प्ट है। आज भी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसके अंदर समय पर स्पेशली पिछले 4-5 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए कि आपकी इनकम पर कोई कर नहीं लगे, बहुत सारी कंडीशंस डाल दी गई हैं। जो प्रमुख कंडीशंस कुछ डाली गई हैं वो ये है कि एक तो ट्रस्ट जो डोनेशन दे रही है वो कॉर्पस के प्रति डोनेशन दूसरी ट्रस्ट में ना दे। दूसरी जो प्रमुख कंडीशन जो पहले अप्लाई नहीं करती थी इसमें वो ये डाली गई है कि जो TDS के प्रोविजंस हैं वो पहले ट्रस्ट के ऊपर नहीं लगते थे, वो TDS के प्रोविजंस भी अब ट्रस्ट पे लगने लगे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि ट्रस्ट के ऊपर पहले जो एक लिमिट होती है हमारी व्यापारी वर्ग के लिए, जो व्यापार के लिए लिमिट होती है कि आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट इन कैश नहीं कर सकते, वो पहले ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं करती थी, वो भी अब ट्रस्ट पे अप्लाई करने लगी है। एक कंडीशन जो लास्ट ईयर से आई है ट्रस्ट के लिए वो ये है कि ट्रस्ट की जो एप्लीकेशन मिलेगी, यानी कि ट्रस्ट जो खर्चा कर रही है जिसका कि सेट ऑफ उसे मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पर मिलेगा, यानी कि उसे एक्चुअली खर्च करना पड़ेगा, वो तभी मिलेगा। अब इस साल इन्होंने कुछ फर्दर कंडीशंस और इसके अंदर डाली हैं और जो कंडीशंस थी उनको फर्दर और स्ट्रिंजेंट किया है। तो एक कंडीशन जैसे पहले जो डाली गई थी वो ये थी कि यदि आपके ट्रस्ट में कॉर्पस का पैसा आता है और उस कॉर्पस के पैसे को आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में, एक हमारे यहाँ सेक्शन है 11(5), उसमें स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, उसमें रखना पड़ेगा। यदि आप उसमें नहीं रख के उस पैसे को अप्लाई कर देते हो और तो वो एप्लीकेशन कॉर्पस की एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, ये एप्लीकेशन का पैसा नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप उसको रिकवर कर वापस स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में लगा देंगे तब वो मानी जाएगी। अब इन्होंने उसके ऊपर कैपिंग ये कर दी कि अभी तक कोई कैप नहीं था, आप कितने भी सालों में इसे कर सकते थे। इसकी कैपिंग करके उन्होंने कर दिया कि 5 साल के अंदर वो पैसा आपको रिकवर करके उसमें डालना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन मानी जाएगी। सिमिलर चेंज जो है वो इस तरीके का है कि पहले ये था कि साहब आप अगर ट्रस्ट का पैसा कोई लोन लेकर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जब आप उस लोन को चुकाएंगे तब वो एप्लीकेशन माना जाएगा। अब उन्होंने ये कर दिया कि अगर आपको वो लोन भी चुकाना है तो वो एप्लीकेशन तभी माना जाएगा उस साल में जिस साल में आप वो 5 साल के अंदर आपको करना होगा, यानी कि लोन की रिपेमेंट आप 5 साल में कर देंगे तो जिस साल में आप रिपेमेंट करेंगे उस साल में वो एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो 2 कंडीशन तो ये कर दी। तीसरी कंडीशन उन्होंने ये कर दी कि जिसमें आप अप्लाई करोगे जिस साल के अंदर, उस साल जो बाकी कंडीशंस जो मैंने पहले बोली जैसे TDS वाली, 10,000 वाली, वो सब भी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो 2-3 कंडीशंस तो इस तरीके की ऐड की गई। एक जो ट्रस्ट होती है वो दूसरी ट्रस्ट को भी डोनेशन दे सकती है। तो यदि एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है अगर वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की ट्रस्ट होती है। अभी तक वो डोनेशन 100% एप्लीकेशन मानी जाती थी, इसको कैप कर दिया गया है इस बजट से कि 85% जो आपकी डोनेशन होगी इस केस में वही मानी जाएगी। दूसरा एक जो इसके अलावा जो चेंज किया है वो रजिस्ट्रेशन में है। अभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर 2 साल पहले ही चेंज किया गया था। उसमें ये कर दिया गया था कि यदि कोई पुरानी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तब तो आपको रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन यदि कोई नई ट्रस्ट है तो उसको आपको पहला एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना होता था। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद या तो एक्टिविटी शुरू करने के 6 महीने के भीतर या 3 साल के अंदर उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना पड़ता था। अब चूंकि कुछ ट्रस्ट ऐसी थी जो तुरंत एक्टिविटी शुरू कर देती थी तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि क्या किया जाए, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करके ऐसा किया है कि अगर आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई है तो आप डायरेक्टली भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक था, यानी कि आपने एप्लीकेशन डाली और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, लेकिन जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है वो जांच के बाद मिलता है। तो इस केस में अब जो आपको अगर आप उस रजिस्ट्रेशन में जाते हैं जहां आप एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं तो जांच के बाद मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जहां की ट्रस्ट के जो टैक्सेशन का रिजीम है और जो उसकी
कहना चाहिए कंडीशंस हैं फॉर अवेलिंग दैट एग्जेम्पशन, वो धीरे धीरे करके टफ की जा रही हैं और स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं कि ट्रस्ट बहुत सारी जो अपने एग्जेम्पशन का दुरुपयोग कर रही थी उसे ना कर सकें और वो रेगुलरली कानून के तहत ही काम करें, कंप्लायंस अच्छा हो जाए। आपसे मेरा सवाल ये है कि फॉरेन ट्रैवल को लेके टीसीएस के प्रोविजंस लाए गए हैं, तो एक तो प्रोविजंस क्या है और इसका नीड क्यों था? सरकार ने टीसीएस के प्रोविजंस जो लेके आई है उसका नीड तो ये है कि सरकार टैप करना चाहती है कि आपको पता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या जैसे कि 130 करोड़ की है, लेकिन उसमें से हार्डली 4 से 5 करोड़ लोग ही हैं जो कि रिटर्न्स वगैरह भरते हैं। तो जो आम जने हैं जो कि खर्चा तो कर रहे हैं, जो कि फॉरेन तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो डेटा है वो सरकार के पास नहीं आ पा रहा है, जिसकी की वजह से जो टैक्स इवेशन जो होता है उसको सरकार रोकना चाहती है। इसके लिए सरकार ने ये जो टीसीएस है खासतौर से जो फॉरेन ट्रैवलर्स है उसके ऊपर लेके आई है, जिसके के ऊपर अगर उन्होंने 7 लाख से ज़्यादा का अगर उनका पैकेज है तो उन पे 20% टीसीएस उनको काटना होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इंडिया को एज अ डेस्टिनेशन हब बनाना चाहती है, तो इसलिए उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो तो भी इससे क्या आपको लगता है कि वास्तव में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कुछ बढ़ेगा इससे? हाँ, क्योंकि जब सरकार के पास जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इन लोगों ने ट्रैवल किया है, इन लोगों ने फॉरेन पे गए हैं ये लोग, तो सरकार उसके ऊपर फिर नोटिस दे के उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि आप बाहर तो आप इतना खर्चा कर रहे हो और आप अपनी इनकम अपने देश में आप इतनी दिखा रहे हो, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए कि इतना डिफरेंस क्यों है। जी जी दीपेन जी, जो सवाल मेरा अभी प्रार्थना जी से चल रहा था इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि क्या वास्तव में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें कि फॉरेन ट्रैवल हो रहा है और वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की सिचुएशंस हैं क्या आपके हिसाब से? देखिए, जो वित्तीय विसंगतियां हैं आज देश में सब जग जाहिर है। प्रार्थना जी ने कहा कि आज 130 करोड़ की जनता में केवल 5-6 करोड़ जनता ही टैक्स पे कर रही है। जब हम फॉरेन ट्रैवल की या फॉरेन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो काफ़ी मद पे फॉरेन एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं और सरकार जो टीडीएस कलेक्ट करेगी अब 20% फॉरेन ट्रैवल पे या कोई भी फॉरेन पेमेंट होगा एक्सेप्ट एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके ऊपर वो 20% टीडीएस कलेक्शन की बात हो रही है, टीसीएस कलेक्शन की बात हो रही है जी। सरकार उससे एक ट्रेल बनाना चाहती है कि आपने क्या खर्च किया और अपनी इनकम कितनी दर्शा रहे हैं उसका, क्योंकि टीसीएस है तो उसका मेरे को मुजरा मिल जाएगा, दैट वुड नॉट बी अ लॉस टू मी। बट सवाल एक चीज़ का है कि मेरी ट्रैवल कॉस्ट या मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ जाएगा जी। तो ये एक टूरिज्म ट्रेड के लिए, जो आउटबाउंड टूरिज्म ट्रेड है, उसके लिए काफ़ी बड़ा झटका आएगा कि टूरिज्म बाहर जाने वाला आदमी के लिए कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी और उस सब चीज़ की मैपिंग होगी। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, आज इमिग्रेशन से सरकार इंफॉर्मेशन लेती है, तो अगर कोई भी आदमी विदेश ट्रैवल कर रहा है तो कृपया करके उसको अपनी आयकर विवरणी में दिखाएं या उसके मुतल्लिक उतनी इनकम आपकी ज़रूर होनी चाहिए नोन सोर्सेज से, जिससे कि कल को कोई नोटिस आता है, कोई सवाल जवाब पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। जी जी। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि सरचार्ज को रिड्यूस किया गया है, तो वो कितना रिड्यूस किया गया है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? नितेश जी, सरकार ने सरचार्ज जो एक पर्टिकुलर स्लैब्स के ऊपर लगता था, 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, तो जो मैक्सिमम हिंदुस्तान में सरचार्ज लगता था, दैट टैक्स पे सरचार्ज जोड़ने के बाद जो फिगर आती थी वो 43% आती थी, जिसे सरकार ने रिड्यूस करके, आई थिंक इट इज़ अ वेलकम स्टेप। जो HNI टैक्स पेयर है इस देश का, ऑलरेडी वो बहुत हायर स्लैब पे था। यदि हम और कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर करें तो वो ऑलरेडी टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो उसे रिड्यूस करके जो हाईएस्ट स्लैब था उसको कम 25% लाकर अब जो इफेक्टिव टैक्स प्लस सरचार्ज रहेगा वो 39% ऑन द हाईएस्ट स्लैब रहेगा। तो इससे डेफिनेटली सरकार को हो सकता है कुछ कलेक्शन कम हो, बट आई थिंक एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए एक इंसेंटिव है, उसको उसका बेनिफिट डेफिनेटली सरकार ने दिया है, तो इट्स अ वेलकम स्टेप। वो एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ मैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन
और लीव इनकैशमेंट, इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जी। तो उस पर थोड़ा आप रोशनी डालें। जी नितेश जी, इसमें ना ओल्ड स्लैब में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, न्यू टैक्स रिजीम में वो नहीं मिलती थी। बट इस बजट में ये एक प्रावधान स्टैंडर्ड डिडक्शन का न्यू टैक्स रिजीम में भी डाला गया है। अब सैलरीड एम्प्लॉयज को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। लीव एनकैशमेंट में जब आदमी रिटायर होता है अपनी जॉब से, तब उसकी जो अर्न लीव्स होती हैं उसका इनकैशमेंट होता है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हुआ करता था 3 लाख से ऊपर का। तो अब क्योंकि ये पिछले कई सालों से इसमें इस स्लैब में कोई फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ था और लोगों की सैलरी इंक्रीज हो रही थी डे बाय डे, तो अगेन इट्स अ वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट। अब दिस हैज बीन इंक्रीज टू 25 lakhs एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यदि लीव एनकैशमेंट आपको 25 लाख तक का मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम होगा। बहुत अच्छा। सुशील जी, आपसे सवाल है मेरा, एक विवाद से विश्वास तक 2, तो ये एक नया चेंज है, तो इस पर थोड़ा सा दर्शकों के लिए प्रकाश डालें। विवाद से विश्वास 2 के ऊपर जो है वो घोषणा की गई है। जब स्कीम आएगी, अभी कंप्लीट डिटेल्स तो उसमें तभी आएंगी, अभी तो सिर्फ एक घोषणा की गई है कि भाई विवाद से विश्वास 2 जैसी कोई स्कीम आएगी। इसकी पूरी डिटेल्स प्रोबेबली तभी मिल पाएंगी जब पूरी स्कीम आ जाएगी, और तभी ये पता लगेगा कि सरकार ऐसा क्या करना चाहती है जिससे कि डिटेल्स आएंगी, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि जो असेसी है उसको कुछ तो लाभ होगा इस स्कीम? हाँ, ज़रूर। सरकार भी और असेसी भी दोनों ही मेरे ख्याल से लिटिगेशन नहीं चाहते हैं, दोनों ही मुकदमेबाजी नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कुछ लाभ तो जरूर होगा। प्रार्थना जी, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए ऑनलाइन एक मैकेनिज्म जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे कर सकें, तो ऐसी कोई पहल सरकार करना चाह रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? और सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है एजुकेशन को लेके। सरकार लड़कियों के एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार का ही नारा है। तो एजुकेशन को लेके सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो खोलने का किया है, और यहाँ तक कि जो स्टेट लेवल्स है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे भी जो डिजिटल लाइब्रेरीज है वो खुलेगी। तो इससे क्या होगा कि हर एक इंसान जो है, हर एक बच्चा जो है वो कहीं से भी नॉलेज अपना ले सकता है। हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे सारी जो एजुकेशन थी वो सब ऑनलाइन हो गई थी, तो बहुत लोग उससे अडैप्ट हो गए थे, और अब मोबाइल सबके हाथों में है, तो इसलिए कोई इंसान कहीं से भी अब एजुकेशन को ले सकता है। और सरकार ने नए टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए भी किया है, और साथ उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, और प्लस उनको सरकार ट्रेनिंग भी देंगी टीचर्स को कि वो ताकि अपग्रेड हो जाए, और जो एजुकेशन डाइट के माध्यम से ऐसा कुछ होना है, डाइट को स्ट्रेंथन करने की बात है। जी, तो उस हिसाब से सरकार की बहुत ही अच्छी पहल। दीपेन जी, थोड़ा सा बजट से हटके मेरा क्वेश्चन है। आज हम लोग 4 फरवरी पर हैं, और अगर मैं मात्र 10-11 दिन पहले की बात करूं, 24 जनवरी के आसपास की बात करूं, तो उस दिन तक हमारे स्टॉक मार्केट्स बड़े बढ़िया चल रहे थे। एक हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अदानी के शेयर्स जो है वो 50-60% से ज़्यादा का हिट ले लेते हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी का बयान भी आ गया, LIC के MD का भी बयान आ गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो CMD हैं उनका भी बयान आ गया। तो ऐसे में आपके मन में क्या, जिसको कहना चाहिए एक डिलेमा की स्टेट है, या हम कंफर्टेबल हैं, तो इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप डेफिनेटली पिछले 3-4 सालों में बहुत राइज किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बहुत बढ़ा, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और लगा रहे हैं, और डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। अब जब इतनी प्रोग्रेस किसी की होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें जो अदानी ने फिर 413 पेज का अपना रिबटल दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो आरोप प्रत्यारोप उन्होंने उस रिपोर्ट में किए हैं वो हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में उनके ऊपर फैसले आ चुके हैं, और वो कोई भी चीज़ गलत नहीं पाई गई है। उन्होंने शेल कंपनीज़ के बारे में बोला कि अदानी ने इन्वेस्टमेंट शेल कंपनीज़ के द्वारा किया हुआ है, वो भी अदानी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो सारा टाइम टेस्टेड है और कहीं कहीं परेशानी नहीं है। जहाँ तक आपने LIC का निवेश की बात करी,
अभी LIC के निवेश की अगर बात करें, जो LIC ने जिस अमाउंट पे या जिस वैल्यू पे निवेश किया था, आज भी इतना मार्केट गिरने के बाद, जहां 60% के अदानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए हैं, उसके बाद भी जो निवेश किया था 30 लाख करोड़ का LIC ने, वो 56 लाख करोड़ की वैल्यू है, 56,000 करोड़ की वैल्यू है। सो आज भी वो नुकसान में नहीं है। स्टेट बैंक का बयान आ गया कि भाई मेरा एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोन है मेरे पास। आज विपक्ष जो पार्लियामेंट में हंगामा कर रहा है, विपक्ष के जो प्रदेश हैं, वहां पर राजस्थान में अदानी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अदानी का वहां लगा हुआ है जी। तो प्रदेश में वो अदानी को प्रमोट कर रहे हैं, और सेंटर में क्योंकि मोदी सरकार है तो वहां उसको अलग नीचा दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी टू मोदी सरकार। ये जो कहा जाता है, मोदी सरकार ने कहीं पर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होके उनको बेनिफिट नहीं किया है। और अदानी ग्रुप ने कल देखिएगा US के उसके बॉन्ड्स थे, उनका रिपेमेंट टाइमली किया जी। अदानी ने 20,000 करोड़ का FPO विड्रॉ किया जी। वो कह रहे हैं कि यस, आई हैव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू टर्न अराउंड दिस कंपनी, एंड मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। जो उनका कहना है कि मेरे यहाँ डिफॉल्ट हो रही है या डिफॉल्ट हो जाएगी, पेमेंट में डिफॉल्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा कि उनके पास डेट बहुत ज्यादा है, लोन उन्होंने बहुत लिया हुआ है, तो वो भी उन्होंने कहा कि लोन लिया हुआ है बट लोन सर्विस हो रहा है। कहीं भी लोन में डिफॉल्ट, चाहे इंटरेस्ट की हो चाहे प्रिंसिपल पेमेंट की हो, कहीं भी आज तक कोई डिफॉल्ट अदानी ग्रुप ने नहीं करी है। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में, जैसे कल हमने देखा शेयर मार्केट में अदानी ग्रुप काफी रिबाउंड किया जी, तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर वो रिबाउंड कर सकता है। अच्छी चीज़ शायद ये है कि सारे प्रोजेक्ट्स उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो असेट बैक्ड हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोन अगर है भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बना रहे होते हैं तो आपको लोन ज़्यादा चाहिए भी होता है। लोन ज़्यादा चाहिए भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है, एक लंबे समय के बाद वो आता है। और एक और खूबसूरती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वहां पे एश्योर्ड बिजनेस आता है जी। अगर एक रोड बना दी, उस पर टोल आना है तो टोल बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। और एश्योर्ड इनकम आनी है। एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, वहां पे पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। तो मेरा रिटर्न, मेरे रेवेन्यू बढ़नी है, कम नहीं होनी जी, जो एक मेजर चीज है। पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स के अंदर उन्होंने पोर्ट्स का संभाले हुए, पोर्ट्स के अंदर डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जो भी स्ट्रीम्स देखें उसमें उनका रेवेन्यू बढ़ना है, कम नहीं होना रेवेन्यू जी जी। सुशील जी, MSME सरकार की निगाह में इसलिए है कि उनके लिए एक सहूलियत का एक माहौल देने का सरकार का हमेशा प्रयास है। तो ऐसे में MSMEs का इमीडिएट पेमेंट हो, जल्दी से जल्दी उनका भुगतान हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, पहले भी प्रयासरत रही है। लेकिन इस बजट के माध्यम से कुछ और स्टेप्स लिए गए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप दर्शकों के साथ में क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो शेयर करें। देखिए, MSME जो हैं वो एक स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हैं, MSMED एक्ट जी। लोगों में पहले जागरूकता नहीं थी, 2006 का एक्ट है, लेकिन अब काफ़ी जागरूकता आती जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग MSME एक्ट के अंदर रजिस्टर होते जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि सभी लोगों को जो कि MSME एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन ज़रूर लेना चाहिए MSME एक्ट के। इसके बहुत फ़ायदे हैं। उन्हीं एक फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि यदि MSME किसी भी दूसरी यूनिट को, दूसरी कंपनी को सप्लाई कर दी है, तो उसका पेमेंट MSMED एक्ट ये कहता है कि आपको 15 दिन के अंदर करना है। यदि एक कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग इसके अलावा नहीं है कि 15 दिन में नहीं करना है, और यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है भी जी, तो वो 45 दिन के बियॉन्ड पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन उसमें फिक्स नहीं हो सकती। 45 दिन के अंदर तो करना ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जी। सरकार ने इसको बूस्ट करने के लिए, सरकार ने MSME की लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए इस बजट में एक प्रावधान किया है धारा 43B के अंदर। धारा 43B सेक्शन 43B ये कहता है कि आपको जो पेमेंट, एक्सपेंडिचर का पेमेंट है, जैसे आपने परचेज़ किया किसी MSME से, तो आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसका जो पेमेंट है वो आपको तभी अलाउ होगा जब आपको कैश आप उसका पे कर देंगे जी। यानी कि एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं होगा, आपको एक्चुअली उसका पेमेंट करना होगा। अब सरकार ने जो 43B में चेंज लाया वो ये है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस में से एक है जो इस बजट में आया,
कि यदि वो पेमेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर जो सेक्शन 15 है, जो मैंने अभी बताया 15 दिन या 45 दिन जी, उसके अंतर्गत नहीं किया है, तो वो आपको तभी खर्चा मिलेगा जब आप एक्चुअली जिस साल में वो पेमेंट कर देंगे। जी। तो उदाहरण के तौर पे ऐसे है कि यदि आपने माल अप्रैल में खरीदा, जी, आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, जी, लेकिन मान लीजिए कि आपने अक्टूबर तक उसका पेमेंट कर दिया, जी, तो आपको खर्चा मिल जाएगा। जी, इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर तो पेमेंट कर ही दिया। जी, लेकिन दूसरी तरफ आते हैं कि आपने फरवरी में माल खरीदा, जी, फरवरी के माल 28 फरवरी का आपको 15 तारीख तक पेमेंट करना था, 15 मार्च तक। जी। अब आपने उसका पेमेंट नहीं किया और वो 31 मार्च को एज क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है, तो वो इस साल आपको खर्चा नहीं मिलेगा। इस साल वो इवन परचेज का भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, सर्विस का भी एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ होगा। पर जब भी पे करेंगे वो आप अगले साल करें, उसके अगले साल करें, या जब भी पे करेंगे वो खर्चा तभी अलाउ होगा आपको। आयकर में वो खर्चा नहीं अलाउ होगा, यानी कि उस खर्चे के ऊपर आपके ऊपर 30% टैक्स या जो भी मतलब एक तरीके से ये सेलर के लिए सुविधाजनक है, लेकिन बायर के लिए थोड़ी विषमता लाता है। जी बिल्कुल, सेलर के लिए तो ऑफ कोर्स सुविधाजनक है, लेकिन आने वाले समय में बायर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उसको जल्दी भुगतान करें? उसको नहीं, बायर सबसे पहले तो ये पता करे कि जो मेरा सेलर है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। जी, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है। और यदि वो रजिस्टर्ड है तो उसकी भुगतान के वो हमेशा बड़ा ख्याल रखे कि इसका भुगतान सही समय पर हो रहा है। जी। दूसरा, बायर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक टाइम पीरियड है एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत कि यदि उस माल में कोई कमी है, यदि मान लीजिए किसी भी तरीके की रेट में कमी है, किसी जो माल आया है उसको इंटीमेट करना, तो उसको तुरंत इंटीमेट करना है उस बारे में। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्यूट आप बाद में रेस करते हो, तो उस टाइम फ्रेम में उसे इंटीमेट करना है। अगर वो टाइम फ्रेम में इंटीमेट नहीं करेगा तो वो डीम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत है वो आपके ऊपर लग जाएगी। और उसके बाद अगर आप डिस्प्यूट रेस भी करते हैं तो उससे फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का उसको बायर को ध्यान रखना होगा। प्रार्थना जी, क्योंकि एमएसएमईज की ही बात चल रही है, तो सरकार ने बजट में कुछ डिजी लॉकर को लेके एमएसएमईज को लेके बात करी है, तो इस पर आप थोड़ा दर्शकों के लिए जानकारी दें। हमारी जो मोदी सरकार है वो हमेशा से डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहन देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूपीआई से पेमेंट्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे ही सरकार वैसे तो डिजी लॉकर इंडिया में पहले भी है, जिसमें आप अपने आरसी वगैरह जो है कार की वो सब अपलोड कर सकते हो। अब सरकार ये प्रावधान लेके आ रही है कि जो एमएसएमईज है, जो छोटी जो कंपनीज है या छोटे जो व्यापारी या जो चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो बहुत बार सेम ही इन्फॉर्मेशन होती है। तो सरकार एक डिजी लॉकर लेके आएगी जिसके के अंदर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और भी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो और भी एजेंसीज़ को चाहिए, आप उसको अपलोड कर दीजिए और वो जो एजेंसीज़ है वो वहीं से आपका देख लेंगी। तो आपको ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं करना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ये चीज़ आएगी और उससे ये होगा कि उनकी कंप्लाइंस कॉस्ट भी कम होगी। जी 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 दीपक जी, सरकार का पक्ष है कि ये ग्रोथ का बजट है और विपक्ष बिल्कुल इसको नकारता है। तो ऐसे में क्योंकि हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग नंबरों की बारीकी, सुशील जी ने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, दीपेन जी ने टैक्स कलेक्शन की बात करी, जीएसटी के कलेक्शन की बात करी, तो ऐसे में आप इस बजट को कहाँ पर देखते हैं? गिरीश भाई, आपने जो बात कहा, मैं मतलब ये एक ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला बजट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप केपेक्स की बात करें तो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए ले गए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ यदि 10 लाख करोड़ का केपेक्स गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो दैट फंड्स आर गोइंग टू कम इन द इकोनॉमी, जिससे डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी। उसके अलावा पीएम आवास योजना में भी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इससे इन माय पर्सनल ओपिनियन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली द इकोनॉमी विल बूस्ट अप बिकॉज फंड्स आर गोइंग टू कम इनटू द इकोनॉमी। मेरे ख्याल से हम बिल्कुल शो के अंतिम पड़ाव पर हैं और दीपेन जी, आपसे मैं अपना लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण केस है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याएं दी हैं, तो दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको जिस्ट में अगर आप इसको थोड़ा सा बता सकें। नितेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। चैरिटेबल संस्थाएं जो आज हिंदुस्तान की रीढ़ है, मैं कहूँगा,
जहाँ सामाजिक काम कर रही हैं, जहाँ सरकार नहीं कर पा रही और वो कार्य कर रही है, वहाँ पे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो ज़रूर एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जजमेंट है। और उसके तहत आज जो चैरिटेबल संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन्हें अपना कार्यकलाप आगे वाले सालों में देखना होगा कि हमें कैसे करना है, क्या हम अपना कार्यकलाप उस तरीके से करें जिसको हमें एग्जेम्पशंस मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं, जो एजुकेशनल नहीं है, रिलीफ मेडिकल रिलीफ नहीं है और चीज़ें नहीं है, केवल जो छठा लिमिट है चैरिटेबल का, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रही है, अगर वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि चैरिटेबल संस्था को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब वो अपना पैसा खुद अर्जित करें। दूसरी तरफ तो वो खुद अर्जित करने के लिए वो कुछ कमर्शियल काम कर रही है, जैसे बैंक्वेट हॉल्स चल रहे हैं, मैरिज होम्स चल रहे हैं। तो काफ़ी संस्थाओं में आप देखेंगे, आगरा शहर के अंदर भी काफ़ी संस्थाओं ने मैरिज होम्स, बैंक्वेट हॉल्स बना रखे हैं जो वो किराए पे देते हैं। वो किराया वास्तविक बाजार दर से काफ़ी कम होता है। अब सरकार ये कहती है कि वो अगर सरकार काफ़ी बाजार रेट से कम है, तब भी सरकार कहती है कि केवल आप नॉमिनल प्रॉफिट कमा सकते हैं उसमें। नॉमिनल प्रॉफिट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो मेरे लिए अगर सपोज अग्रवन है या अग्रवाल सेवा सदन है, वहाँ पे सपोज हॉल 10,000 रुपये का मिल रहा है और उतना बड़ा उस फैसिलिटी का हॉल किसी होटल में 50,000 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बट सरकार कहती है कि आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि उनको उस हॉल की वैल्यू कितने की पड़ रही है और वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम उसको चैरिटेबल नहीं मानेंगे। तो ये सरकार का एक काफ़ी बड़ा फैसला आया है। कोई बैरोमीटर नहीं है। नॉमिनल प्रॉफिट का आकलन करने का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई भी मापदंड नहीं आया। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार वो पैरामीटर लाएगी, बिकॉज एक जगह सेक्शन 1023C है जो सरकारी स्कूलों के बारे में बात करता है। वो बोलता है सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। वहाँ सरकार इनकम टैक्स बाद में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट लेकर आई। वहाँ उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा अगर खर्चा आपका या इनकम आपकी सरकार से हो रही है तो हम उसको सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट मानते हैं। यहाँ नॉमिनल प्रॉफिट में वो कुछ नहीं है। तो ये आने वाले समय में चैरिटेबल संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होएगा। और जिनकी भी चैरिटेबल संस्थाएं चला रहे हैं, संचालन हो रहा है शहर में, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर इसके ऊपर विचार विमर्श ज़रूर कर लें। जैसे सुशील जी ने भी कहा कि काफ़ी शिकंजा कसता जा रहा है सरकार का, तो आपको उसका आकलन करके ही अपनी कार्यकलाप को उस तरीके से ढालना है जिससे कि आगे चल के आपके ऊपर इनकम टैक्स, GST इन सब की समस्याएं नहीं आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिज्ञासा के लिए प्रश्न गए, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली सुशील जी इससे कि उस जो कर मुक्त आय 7 लाख की सीमा कर दी गई, और जैसा भी इस पैनल ने बताया कि करदाता 140 करोड़ में कुल 6 करोड़ के लगभग होंगे, तो हम क्या माने इस लिमिट से कितने करदाता और कम हो जाएंगे? जरूरी ये है कि जो लोग हैं जब वो पैसा हाथ में आएगा तो वो ऑब्वियसली ये माना जाता है कि ये पैसा आदमी जब खर्च करेगा तो उससे ग्रोथ आएगी। पर एक जो चीज़ आ रही है करदाता कम होने के अलावा, मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन से डाइग्रेस कर रहा हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर देखिए सेविंग्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। जो ओल्ड रजीम है, सो कॉल्ड ओल्ड रजीम, जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे डिसइंसेंटिवाइज करती जा रही है, उसमें सेविंग के लिए एक इंसेंटिव था और वो कहीं ना कहीं फोर्स सेविंग हो जाती थी। सभी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और लोग भी हैं, सभी सेव कर लेते थे। वो जो सेविंग का डिसइंसेंटिवाइजेशन इंडियन सिनेरियो के अंतर्गत है, वो शायद उतना रेलेवेंट नहीं हो। तो इसीलिए जो अभी तक भी जो ओल्ड रजीम था वो इसीलिए कंटिन्यू कर रहे थे लोग कि लोग अपना पैसा सेविंग में डालकर ओल्ड रजीम में चले जाते थे। सैलिड वर्ग है
वो बच्चे सेविंग नहीं करते थे, तो उनके लिए ये बड़ी भारी फोर्स सेविंग 1.5 लाख 2 लाख रुपए की होती थी, तो उनको शुरू से इसकी आदत पड़ जाती थी सेव करने की। उन्होंने LIC ले ली, एक बार LIC की पॉलिसी ले ली तो फिर तो जिंदगी चलेगी। उन्होंने PPF का खाता खोल लिया, उसमें पैसा जमा करना चालू किया। तो जब मेरे बुरे दिन आएंगे किसी वक्त जहाँ मेरे को पैसे की प्रॉब्लम होगी, बच्चे का ब्याह करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तब वो फोर्स सेविंग से जो पैसा होता था वो मेरे पास अर्जित करके मैं उससे काम कर लेता था। तो ये एक मूलभूत जो हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में है, फैमिली कल्चर में है हमारे यहाँ, कि कुछ सेविंग करके हम घर में रखते हैं। वो गवर्नमेंट कह लीजिएगा या वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में कह लीजिएगा या वेस्टर्न कंट्रीज़ की अपेक्षा में कह लीजिएगा, सरकार उस तरफ मूव कर रही है, जो आज एक हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आज हिंदुस्तान के हर घर में सोना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल कहा जाता है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है। और मंदी से भी शायद जो वैश्विक मंदी है उससे भी यहाँ पे हम इसीलिए ऊपर गए, हम इसीलिए। तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक काम कर रहा था, वो ये कहूँगा कि आप नए रिजीम में जाएं या पुराने रिजीम में जाएं, आप टैक्स जिसमें सेव हो रहा है उसमें चले जाएं, लेकिन आप सेविंग जरूर करते रहें। मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप सेविंग्स करते रहें, क्योंकि वो सेविंग्स आपके काम आएगी। उससे कर बचे या नहीं बचे, वो सेविंग्स आपके काम जरूर आएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस 80D, हाँ, वो जरूर स्कीम 80D को प्रमोट नहीं करती, बट आई थिंक जो अभी पेंडेमिक वाला पीरियड निकल के गया है, तो मैं तो यही कहूंगा सभी के पास एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। जरूर। बिल्कुल बजट की बारीकी का अध्ययन करने का प्रयास, मून टीवी का प्रयास ये नितेश गुप्ता के साथ है। अर्थचक्र सुनो सरकार, इसमें हम निरंतर बजट की बारीकियों पे टैक्स एक्सपर्ट और अर्थ क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा इसी विषय पे नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।